जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन मुख्यतः संविधान का जो स्रोत टॉपिक है उससे रिलेटेड होंगे और ये घटना चक्र से हमने उठाए हैं। तो बिना देरी किए हुए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, इसमें भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार ये जानना चाह रहा है कि हमारे संविधान में उद्देशिका का जो आइडिया है, जो विचार है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। जो उद्देशिका का आइडिया है, विचार है, वो हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है साथियों, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। उद्देशिका या इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं साथियों। ठीक है, इसको तैयार और संविधान सभा में किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने रखा था। और ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। इसमें अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता, ठीक है साथियों, और एक शब्द था अखंडता। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है, केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये माना था कि जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। और उद्देश्य का में जो वर्णन है, जो शब्द दे रखे हैं, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। अगर उनसे कुछ छेड़छाड़ की जाती है तो संविधान अपना बेसिक कैरेक्टर खो देगा और अपना महत्व खो देगा। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखिएगा साथियों। केशवानंद भारती मामले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। और आप मुझे ये डेट कमेंट में बताएंगे कि उद्देशिका को किस तारीख को नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष रखा था और किस तारीख को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्या हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोच्च है? नहीं, न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। क्या हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है? हाँ, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। क्या हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है? संसद बिल्कुल सर्वोच्च नहीं है। क्या धर्म सर्वोच्च है? नहीं, धर्म भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। तेजी से इसको और एक्सप्लेन करता हूँ साथियों। हमारे संविधान निर्माताओं ने एज यूजुअल यूके का कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है साथियों, ये संसद की सर्वोच्चता की बात करता है। संसद की सर्वोच्चता की बात करता है। और यूएसए का जो संविधान है, ये न्यायिक सर्वोच्चता की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च है और यूके में संसद सर्वोच्च है साथियों। ठीक है, हमने मिडिल पाथ अपनाया है। ठीक है, ये भारत आ गया, हमने संविधान की सर्वोच्चता का जो आइडिया है उसको अपनाया है ये भारत में। ठीक है, मतलब संसद की सर्वोच्चता, यानी कि इसका मतलब ये है कि संसद अंतिम शक्ति है या उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका सर्वोच्च है, अंतिम शक्ति वो है। और संविधान की सर्वोच्चता भारत में है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है साथियों, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जहाँ संसद की सर्वोच्चता का आइडिया होगा, वहाँ ऑटोमेटिकली ये दूसरा और तीसरा आइडिया लागू नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता का आइडिया होगा, वहाँ पहला और तीसरा आइडिया लागू नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होगी, वहाँ संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता नहीं हो सकती है। मध्यम मार्ग हमने अपनाया है। ज़्यादातर प्रोविजंस में आपको
ये मध्यम मार्ग मिलेगा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और बुद्धिज्म का ये एक बेसिक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू या जिसे हम न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं या न्यायिक समीक्षा का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। साथियों ध्यान रखिएगा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ये जो न्यायिक समीक्षा है या जिसको हम न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण, ये दोनों आइडिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका से संबंधित ज़्यादातर प्रावधान या महत्वपूर्ण प्रावधान हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब आप इसको समझिए कि ये न्यायिक समीक्षा है क्या? न्यायिक समीक्षा या इसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है साथियों। मतलब न्यायिक समीक्षा क्या करेगी? कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। पुनरीक्षण का मतलब है दोबारा उसके फैक्ट्स को चेक करेगी, दोबारा उसके तथ्यों को जांचेगी। कौन जांचेगी? न्यायपालिका। मतलब यहां पर समीक्षा और पुनरीक्षण किस कॉन्टेस्ट में हो रहा है? ये करेंगी कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेंगी। और किस कॉन्टेस्ट में होंगी? किसका करेंगी? कोई कानून है, मान लीजिए कोई सरकार का निर्णय है, ठीक है, या कोई प्रशासन का फैसला है, ठीक है, जिनको हम कंबाइंड या सम्मिलित रूप से हम विधि बोलते हैं जिन्हें, उसकी जांच करेगी कि संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो कानून ऐसा तो नहीं है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के मूल ढांचे के किसी विचार का या फैक्ट का उल्लंघन कर रहा है। सरकार ने कोई निर्णय लिया है, कोई कानून बनाया है, ठीक है, फैसला लिया है, वो ऐसा तो नहीं है कि संविधान के खिलाफ है, या प्रशासन ने कोई निर्णय लिया है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। तो उसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा न्यायिक समीक्षा या पुनरीक्षण के तहत। और उसे अगर लगता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे वो विधि शून्य घोषित कर देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तब आर्टिकल 13 मैंने बताया था। तो न्यायिक समीक्षा का जो आइडिया है वो बेसिकली आर्टिकल 13 में है, मौलिक अधिकारों में है, ठीक है। और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल कह रहा है कि ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे या उनका न्यूनीकरण या अल्पीकरण कर रहे होंगे उन्हें विधि शून्य घोषित किया जाएगा। ये विधि शून्य घोषित करने का जो आइडिया है ना, इसी में ऑटोमेटिकली न्यायिक समीक्षा का विचार अंतर्निहित है। भाई विधि शून्य तो आप तभी करेंगे ना जब पहले उसकी समीक्षा कर लेंगे, पहले उसका पुनर्निरीक्षण कर लेंगे कि हाँ भाई ये कार्यपालिका या संसद ने कानून बनाया है, ये संविधान के अनुरूप है या संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ठीक है साथियों, केवल भारत में है, बिल्कुल वो यही न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक समीक्षा, तीनों शब्द एक ही हैं, ध्यान रखिएगा साथियों, की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, ये ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन, और यूके के संविधान में ये नहीं है साथियों। मैं इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि भारत में है लेकिन केवल भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में ये आइडिया कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और केवल यूएसए में भी नहीं है क्योंकि अब भारत ने अडॉप्ट कर लिया तो ये भारत में भी है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी इसका कैसे नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ साथियों। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में ये आइडिया चलता है संसद की सर्वोच्चता का, ठीक है साथियों। और मैंने बताया था कि जिस देश में संसद की सर्वोच्चता है वहां पर न्यायिक
न्यायिक सर्वोच्चता का आइडिया हो ही नहीं सकता, लागू ही नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये जो न्यायिक समीक्षा है ना, ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा का जो स्पेशल पावर्स है वहाँ की न्यायालय के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, जब ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसद के पास स्पेशल पावर्स हैं, तो न्यायिक समीक्षा का जो आइडिया है जो जुड़ा हुआ है न्यायिक सर्वोच्चता से, लागू हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का नियम है। आगे बढ़ते हैं साथियों तेजी से। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जानना चाहता है कि ऐसी विशेषता आप हमें बता दिए जो भारत की संघीय प्रणाली में भी मौजूद हो और अमेरिका की संघीय प्रणाली में भी मौजूद हो। ऑप्शन से चलते हैं साथियों। एक ही नागरिकता। जब मैंने आपको संघीय प्रणाली का हल्का सा ग्लिम्स दिया था, फिर मैं अभी बता रहा हूँ साथियों। जैसे हमारी संघीय प्रणाली, इधर मैं भारत लिख रहा हूँ और उधर मैं लिख रहा हूँ अमेरिका। अमेरिका की संघीय प्रणाली को आइडियल माना जाता है, इसलिए कंपैरिजन हमेशा उसी से किया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ तो भाई एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश की स्पेशल आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है नागरिकता के संदर्भ में। अमेरिका में साथियों थोड़ा सा अलग आइडिया होता है, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। एक तो संघ की नागरिकता, ठीक है, और एक अपनी राज्य की नागरिकता। ठीक है, केंद्र की नागरिकता, राज्य की नागरिकता, और हमारे पास केवल और केवल केंद्र की नागरिकता है। राज्य की नागरिकता का आइडिया हमारे देश में है ही नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों आगे कि अगला वो क्या कह रहा है। तो एक ही नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। संविधान की 3 अनुसूचियां, अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़ने का मतलब है ये 3 अनुसूचियों वाला कंसेप्ट अभी बताया नहीं है, जितनी जानकारी है उसके आधार पर ही हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यायपालिका की द्वैधता, ठीक है साथियों, ये न्यायपालिका की द्वैधता ये आइडिया नहीं है, दोनों में समानता पूछ रहा है ना। ये न्यायपालिका की द्वैधता का आइडिया कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। ठीक है, और भारत में क्या आइडिया चलता है, भारत में चलता है एकीकृत न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका या एकीकृत न्यायपालिका, मैं इसको बता चुका हूं आपको। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका का आइडिया है। ठीक है, एकीकृत ये आइडिया भारत में है। यूएसए में क्या होता है, संघ की अपनी अलग सुप्रीम कोर्ट होती है और उसकी अलग हाई कोर्ट होती है, और स्टेट में, राज्यों में अलग सुप्रीम कोर्ट होती है, अलग हाई कोर्ट होती है, जो राज्य सूची के विषयों पर निर्णय लेती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, अमेरिका में द्वैध न्यायपालिका का कंसेप्ट है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों में ये सही है साथियों, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन ही होगा इसका। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है साथियों, हमारे देश में भी एक केंद्र की, हमारे देश में तो केवल और केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका में केंद्र के पास एक अपनी सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ही इन दोनों के पास है। ठीक है साथियों, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि भारत में जो संघीय प्रणाली अपनाई गई है वो किस देश से अपनाई गई है। वो अमेरिका से नहीं अपनाई गई है, वो कनाडा से अपनाई गई है। मैंने कई बार आपको इस वीडियो में बताया था कि जो हमारी संघीय प्रणाली है, ठीक है,
संघीय प्रणाली, दो स्तर पर सरकार होंगी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र स्तर पर और एक साथियों राज्यों के स्तर पर होगी। एक लिखित संविधान होगा, संविधान के माध्यम से यहाँ पे शक्तियों का और विषयों का बंटवारा होगा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका या उसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोल रहे हैं। ठीक है, ये संघीय प्रणाली है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संघीय प्रणाली है ना, उसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो संघीय प्रणाली है वो केंद्र की ओर झुकी हुई है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है राज्यों से। अमेरिका में उल्टा है, राज्य ताकतवर ज़्यादा हैं केंद्र से। हमारे देश में राज्यों को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्य जब चाहें तब वहाँ से उस केंद्र से, उस परिसंघीय प्रणाली से अलग हो सकते हैं। इसीलिए ठीक है साथियों, अभी इसको इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब मैं इसको संघीय प्रणाली को बताऊंगा आपको टोटल डिटेल में तब पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 7वीं अनुसूची ये आपकी संघीय प्रणाली से संबंधित है। इसमें 3 तरीके की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है साथियों, तो हमने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वो कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? बिल्कुल वही है, कनाडा की पद्धति पर आधारित है। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की, ये अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा इसे। एक नया फैक्ट, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, जिसे हम कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ये जो उलझाने के लिए दिया है उसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अमेरिकी एक्ट जिसे हम कनाडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि जो हमारा आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है साथियों, इसका मतलब 2 पॉइंट समझिए। इसका पहला मतलब ये है कि भारतीय जो संघीय प्रणाली है ना, भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जिस तरीके से अमेरिका संघ बना था, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था उस समय 13 स्टेट थे वहाँ पे, और इन राज्यों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते के तहत अमेरिकी संघ अस्तित्व में आया। बिल्कुल नहीं, हमारा संघ इस तरीके के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, हमारी जो रियासतें थीं उनमें कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ था। हमने भारत को बस प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका मतलब ये है साथियों कि जब समझौते का परिणाम नहीं है तो राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप देख रहे होंगे किस तरीके से केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली है और कहीं ना कहीं ये हमारी एकता और हमारी जो संघीय प्रणाली है उसमें अंतर्निहित है भारत की एकता और अखंडता। और ये हमने सबक कहाँ से लिया था? इतिहास से लिया था। ठीक है, अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तीसरा और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो ये है कि भारत में राज्य तो खत्म हो सकते हैं लेकिन संघ कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये तीनों चीज़ें अमेरिका के कॉन्टेस्ट में एकदम उलट जाएंगी। वहाँ समझौते का परिणाम होगा, वहाँ
राज्य संघ से अलग होने के अधिकारी हैं और वहाँ संघ खत्म हो सकता है लेकिन राज्य खत्म नहीं होंगे। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्टिकल 1 जरूर याद रखिएगा, राज्यों का संघ है, मैंने उसमें बता दिया आपको। आर्टिकल 1 क्या कहता है, एक समझौते की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। एक्सप्लेन करना चाहें तो कर लीजिए। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में अगर कोई टकराहट होती है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो समवर्ती सूची है ना, ये हमारी संघीय प्रणाली से ही संबंधित है। मैं और एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची 3 तरीके की सूचियों की बात करती है। केंद्र सूची, ठीक है, या जिसे हम संघीय सूची भी बोल सकते हैं। दूसरी है आपकी राज्य सूची, ठीक है साथियों, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये इस समवर्ती सूची की बात कर रहा है। इसमें जो केंद्र सूची में जो विषय हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है साथियों। और राज्य सूची में जो विषय होते हैं ये ज़्यादातर साथियों क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। राज्य विधानमंडल का होता है, ठीक है। इसमें जो विषय आएंगे आपके विदेश, रक्षा, ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है साथियों जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को भी है और राज्य को भी है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी टकराहट की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून स्वीकार्य होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक ताकतवर होता है। एग्रीकल्चर हो गया साथियों, कृषि, भूमि सुधार, ठीक है, लैंड, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची संघीय सूची से संबंधित, संघीय प्रणाली से संबंधित है और उसमें इस तरीके की 3 अनुसूचियां होती हैं। एक चौथी वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। ये कह रहा है भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, यानी कि समवर्ती सूची का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। क्वेश्चन की महत्वता देखिए कितनी बार पूछा गया है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो 7वीं अनुसूची जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें जो वर्णित समवर्ती सूची है उसकी आइडिया हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई, कर सकते हैं आप इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तेजी से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, संविधान के भाग 4 में है ये, और इनका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक है साथियों। ये बेसिकली सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका लक्ष्य है, या न्याय देना इनका लक्ष्य है। ये गैर न्यायोचित होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं मतलब उल्लंघन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं जिस तरीके से आप मूल अधिकारों के संदर्भ में खटखटा सकते हैं, ठीक है साथियों। ये शासन के मूलभूत हैं,
शासन के मूलभूत हैं या शासन के मूल हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। इनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, ये इंडिया को घोषित करते हैं, शासन के मूल हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकारें नीतियां बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं साथी, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतने से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डैम श्योर बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ठीक है, वो यही कह रहा है कि हमने डीपीएसपी जो हमारे संविधान में डाले हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ये आयरिश गणतंत्र, ये डीपीएसपी की ही बात कर रहा है। ये सॉरी, डीपीएसपी की नहीं, मतलब राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को राज्यसभा में जाना चाहिए ताकि वो लोकसभा को पूरक कर सकें। ठीक है, और ये आइडिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। एक अलग पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी जो राज्यसभा है उसमें हम अनुभवी व्यक्तियों को, वरिष्ठ व्यक्तियों को और योग्य व्यक्तियों को भेजते हैं। तो ये जो आइडिया है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। एक मैं छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो हमारी लोकसभा है ना, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि लोकप्रिय व्यक्ति तो निर्वाचित हो जाते हैं लेकिन योग्य व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उस कमी को हमने राज्यसभा के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है कि हाँ, लोकसभा में अगर लोकप्रिय व्यक्ति जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो हम राज्यसभा में ऐसे व्यक्तियों को भेजेंगे जिनके पास ज्ञान होगा, जिनके पास अनुभव होगा। ठीक है, ताकि बेहतर नीतियां बन सकें। दोनों हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, और ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है। ध्यान रखिए, अब आयरलैंड से दो चीज़ें आप समझ गए, एक तो राज्यसभा से संबंधित ये वाला प्रोविज़न और डीपीएसपी। ध्यान रखिएगा, गोला बना लीजिएगा अलग से कि आयरलैंड से हमने ये दो चीज़ें ली हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तेजी से साथियों। ये कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। मतलब सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है और उसके बाद ये देखना है कौन सा आंसर ABCD में सही है। ठीक है, मूल अधिकार भारत के संविधान के लक्षण और ये किस देश से लिए हैं? मूल अधिकार साथियों हमने कहाँ से लिए हैं? ये USA के संविधान से लिए हैं, तो A का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली हमने UK से ली है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और आपात उपबंध जैसे आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। ठीक है साथियों, इसको मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब वैसे इतने के आधार पे आप आंसर निकालें। ए का दूसरा है तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, और बी का पहला है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपात उपबंध, यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों, अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ।
जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है साथियों, आपातकालीन जो उपबंध हैं, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360, इनको हम आपातकालीन उपबंध बोलते हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपका राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है साथियों। ये 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजंस हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहां से लिए हैं, का भारत शासन अधिनियम। और जर्मनी से जो हमने प्रोविजन लिए हैं वो ये लिए हैं, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स का स्थगन। बेहद महत्वपूर्ण, बहुत छोटी बात, लेकिन इतने पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? ये आइडिया हमने लिया है साथियों जर्मनी के वाइमर संविधान से। ध्यान रखना इस चीज को आप, ठीक है। ये क्लियर नहीं बता रहा है, ठीक है, कि इसका कि सर आपात उपबंध, उसको स्पेसिफिक बोलना चाहिए था कि आपातकालीन उपबंध। तो मेरे हिसाब से ये इसका आंसर, ये जर्मनी का संविधान, ये गलत है। इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम होना चाहिए, लेकिन ये हो या ना हो उसके बावजूद भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट जरूर करिएगा। है नहीं है, वो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये, और इसको छोड़ते हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी, इसको हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समवर्ती सूची का आइडिया हमने लिया, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो अवशिष्ट शक्तियों का जो आइडिया है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा साथियों कि हमने जो संघीय मॉडल अपनाया है वो कहाँ से अपनाया है। जो हमारा संघीय मॉडल है वो कहाँ का है? वो कनाडा का है, ठीक है। और इसी के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है हमारे देश में? केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है। अब अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं साथियों? अभी मैंने आपको 7वीं अनुसूची में बताया था कि 3 तरीके की सूचियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। यानी कि पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। कुछ विषय ऐसे होते हैं साथियों जो इन तीनों अनुसूचियों से बाहर होते हैं। भाई, हम समय और परिस्थितियों के हिसाब से कई बार ऐसा कोई विषय आ जाता है जो इन तीनों सूचियों में शामिल ना हो, तो हम उसको अवशिष्ट विषय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम? अवशिष्ट विषय, मतलब भाई बच गया ये अवशिष्ट विषय, ठीक है। तो इस विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति किसके पास दे रखी है? हमने केंद्र सरकार को दे रखी है। और ये जो आइडिया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, ये कनाडियन मॉडल है, संघीय प्रणाली है।
कनाडा की संघीय प्रणाली से हमने एडॉप्ट किया है। ठीक है, कई ऐसे अवशिष्ट विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, और पूरी की पूरी ताकत संसद के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं। इन तीनों सूचियों से अलग अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है तो वो अवशिष्ट विषय होगा और उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। आगे बढ़ते हैं, ये और देख लीजिएगा आप कि और किस किस देश से हमने क्या क्या प्रोविजन यहाँ पे लिए हैं। वैसे तो मैं लिखवा ही चुका हूँ आपको सारा। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मेल करिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को आप चिन्हित करिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। संविधान के प्रावधान और कहाँ से हमने ये लिए हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तेजी से A का चौथा सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से B का तीसरा, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा इसका। मंत्रिमंडलीय सरकार C का पहला। ठीक है साथियों, और केंद्र और राज्य संबंध फिर वही बात निकल के आ रही है, संघीय प्रणाली। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इनडायरेक्ट वे में केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात कर रहा है। अब ये एक नया पॉइंट आपके सामने आया, मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक है, बताता हूं साथियों, जो संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली, इसी को ही मंत्रिमंडलीय सरकार, प्रधानमंत्री की सरकार, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई अलग नहीं है। मतलब यह है कि उसने बस संसदीय प्रणाली का पर्यायवाची दे दिया मंत्रिमंडलीय, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो सारी शक्ति होती है, जो जनता अपनी शक्ति ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किसके हाथ में कर देती है, मंत्रिमंडल के पास कह देती है, और सरकार उन्हीं की है। इसको फिर ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर, अगर संसदीय प्रणाली में कोई प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा ताकतवर आ जाता है तो उसे प्रधानमंत्री की सरकार बोलते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, बोला जा रहा है पिछले तीनों टर्म से जो गवर्नमेंट है उसे भारत सरकार नहीं, हम मोदी सरकार बोल रहे हैं। एक सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी स्थापित हुए इसलिए। ठीक है, तो कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन आसानी से इसका टिक कर लेंगे। C का पहला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक उसी तरीके से संवैधानिक प्रावधान, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करिए, मिलाना है। और सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा है स्रोत, किस देश से हमने लिया है। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 हमने कहाँ से लिया है साथियों, हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी कि A का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। A का ऑप्शन 2 यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। साथ के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने साथियों जापान से लिया है, B का दूसरा हो जाएगा। B का दूसरा विधि का शासन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। विधि का शासन ये हमने लिया है, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से लिया है। B का तीसरा हो जाएगा फिर। अच्छा, A का दूसरा और B का तीसरा, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ विषय। ये उभयनिष्ठ जो शब्द है ना, ये साथियों समवर्ती सूची की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसका आइडिया। ठीक है, और राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये फिर कनाडा से आ जाएगा। ये बेसिकली संघीय प्रणाली से संबंधित विषय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर D हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से हमने कई सारे प्रोविजंस लिए हैं, संसदीय प्रणाली हो गई, विधि का शासन हो गया, जो सांसदों के जो हमारे विशेष अधिकार होते हैं इनका आइडिया हमने लिया है ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है,
ये आइडिया हमने जापान से लिया है और इसी के ही मिलता जुलता एक और आइडिया है विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये हमने यूएसए से लिया है। मैंने बताया था साथियों आपको कि 1978 के बाद जो कानून बनाने का अधिकार है या संसद कानून बनाने में जिस आइडिया को एडॉप्ट कर रही है, जिसका अनुसरण कर रही है, वो विधि की सम्यक प्रक्रिया ही है। ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर संसद नहीं बल्कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर कानून बनाएगी और उसी आधार पर हम उसकी न्यायिक समीक्षा भी करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि आपने कानून बना दिया प्रॉपर लॉ का अनुसरण करते हुए, लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया में आप ये बात भी जानेंगे कि उस कानून का आधार डेमोक्रेसी है कि नहीं है, उस कानून का आधार मानवता है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक वही है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। भारत के संविधान में के प्रोविजंस हैं और वो किस देश से हमने लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए हैं। ए का तीसरा यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। बी का 5। ठीक है, ये दोनों हैं। संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। इसका मतलब वही साथियों कि राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि ये हमारी संघीय प्रणाली की बात कर रहा है। और हमने संघीय प्रणाली का जो मॉडल है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, कनाडा से अडॉप्ट किया है। ध्यान रखना साथियों, ऐसा नहीं है कि जब हमने संघीय प्रणाली कनाडा से अडॉप्ट की है तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई विशेषता संघीय प्रणाली की अमेरिका से नहीं मिलेगी। ज़्यादातर हमारी विशेषताएं कनाडा से मिलेंगी, लेकिन कुछ विशेषताएं वो कॉमन होती हैं संघीय प्रणाली में। जैसे कि 2 स्तर पर सरकारें हैं, ठीक है, तो 2 स्तर पर अमेरिका में भी है, भारत में भी है और कनाडा में भी है। अब डिफरेंस ये हो गया कि अमेरिका में राज्य ज़्यादा ताकतवर हैं जबकि हमारे यहाँ केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, बस। लेकिन एक कॉमन तो है कि संघीय प्रणाली जहाँ भी कहीं भी होगी वहाँ कम से कम 2 स्तरों पर सरकार तो होगी और उसी के अनुरूप शक्तियों का विभाजन होगा। अब वो शक्तियाँ किसके पक्ष में झुकी हुई हैं ये आगे की बात है, ठीक है, वो वहाँ की परिस्थितियाँ तय करती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है साथियों, ये मैंने अभी आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य, पिछला वीडियो में मैंने जो पॉलिटी का था उसमें बताया था कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 कामे हैं और पूरे के पूरे आर्टिकल 51 ए में हैं। और शुरुआत में ये 10 थे और बाद में 2002 में एक और जोड़ दिया गया है, वो शिक्षा से संबंधित है 86 में संविधान संशोधन द्वारा। और ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं, उस समय का जो यूएसएसआर था वहाँ से। और ये जो असंतुलन था कि अधिकार और कर्तव्यों, संविधान में अगर अधिकार हैं और तो कर्तव्य भी होने चाहिए, इस असंतुलन को दूर किया हमने। और एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिशों पर हमने इनको अपने संविधान का हिस्सा बनाया। 1976 आपातकाल के दौरान ये हुए थे। और इस समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में डालने की सुझाव दिया था, लेकिन 2 और ड्यूटियाँ डाली गई थी, 10 डाली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एक बार, सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए साथियों, इस लिख रहा है 51 का 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसको देखते हैं 22 क्वेश्चन को। ये असरसिंग और रीजनिंग का है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है साथियों, असरसिंग रीजनिंग में आप जानते हैं कि जो स्टेटमेंट है, अगर असरसन रीजनिंग से रिलेट कर रहा है तो हाँ, पहले मैं इसका सही तरीका बताऊँ, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं ठीक है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे
बहुत सारे कई आर्टिकल्स हैं। 300 जब हमारा संविधान ही लागू होता तब 395 के आसपास आर्टिकल्स थे, जबकि अमेरिका में जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ था तब उसमें केवल 7 आर्टिकल थे। तो आप देख सकते हैं उसके कारण है, वो आप वीडियो देखिएगा उसमें क्लियर हो जाएगा, मैंने बताया है सारा। ठीक है, स्टेटमेंट पहला भी सही है और रीजन भी सही है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया। हाँ, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, लेकिन आरजीओएस का एक्सप्लेनेशन नहीं है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, उसको ये बताते कि क्योंकि इसमें जो भाग हैं, उसमें जो अनुसूचियां हैं, उसमें जो अनुच्छेद हैं, वो अन्य संविधानों की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तब तो इसका एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यही जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 22 भाग 395, 12 अनुसूचियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स का जो ये है, ये हमने अमेरिका से लिया है। एक बार देख लेते हैं पूरी चीज़ें। फंडामेंटल राइट, ठीक है साथियों, भाग 3 में इनका वर्णन है, और ये आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक न्याय या राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, मतलब स्टेट को रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साथियों। ये न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इनको न्यायोचित बनाता है। ठीक है साथियों, ये बेसिक्स हैं, और ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान, ठीक है, तब इनकी संख्या थी 7, आज इनकी संख्या घटकर रह गई है 6। ठीक है, कारण जो संपत्ति का जो एक अधिकार, मूल अधिकार था, ठीक है, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 300 का में। ठीक है, ये बेसिक्स हैं इसके, इतने ही पॉइंट्स बहुत मददगार आपको साबित होंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार आपने कहाँ से लिया है? रिपीट क्वेश्चन, अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। तेजी से बढ़ते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ था। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि किस कॉन्टेस्ट में हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 395 तो आर्टिकल ही हैं भैया, और अब तो इनकी संख्या 470 के आसपास है। ठीक है, और लिखित और अलिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान अमेरिका का है। पूर्ण लिखित संविधान अमेरिका का है, विश्व का पहला, और अलिखित संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ब्रिटेन में कानून बनते रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसे यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और कुछ आपको सुझाव देने हैं तो सुझाव दीजिए, वीडियोज़ को और बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद साथियों।